हेलो एवरीवन। हमने फ्राइडे के लेक्चर में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल के बारे में पढ़ा था। यह एक्टिविटीज़ 1905 के बाद होने लगी थी, जब स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट ख़त्म हो गया था। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इन्हीं मूवमेंट्स का जो एक इन्फ्लुएंस हमारे एक्सट्रीमिस्ट ने ज़्यादातर किया था, उनका ये असर अब आम लोगों में बढ़ने लगा था। और 1907 से 8 के बीच में जब रेवोल्यूशनरीज़ और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कुछ जेल में चले गए थे या अब्रॉड चले गए थे, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था, तो हमारी जो जनरल पब्लिक थी उनको लीड करने के लिए कोई नहीं रहा था। तो इन लोगों ने रशियन और आयरलैंड के जो नेशनलिस्ट थे उनसे इंस्पिरेशन लेके इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र एंड पंजाब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूँगी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एक्टिविटीज़ 3 मेन जगहों पे चल रही हैं, प्राइमरीली जो चल रही हैं। फर्स्ट इज़ बंगाल, सेकेंड इज़ महाराष्ट्र एंड थर्ड इज़ पंजाब। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्रन कम्युनिटी में फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी 1879 को हुई थी, जिसे हम रामोसी पेजेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस एक्टिविटी को अंजाम दिया था। इस फोर्स को लीड करने वाले थे वासुदेव, बलवंत फाड़के। इनका मेन एम ये था कि इन्हें ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन, एक रिवोल्ट इंस्टिगेट करना है, जिससे कि ब्रिटिश को हम अपने देश से भगा सके। और मेनली इस चीज़ को अंजाम देने के लिए, इस रिवोल्ट या अपराइजिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो क्या कर रहे थे कि जो ब्रिटिश की जो कम्युनिकेशन लाइंस थी उन्हें स्थगित किया जा रहा था, उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा था। और सेकेंडली फंड्स रेज किए जाते थे डेकॉइटीज़ करके, डकैतियाँ करके। लेकिन इस मूवमेंट को शुरू में ही सप्रेस कर दिया गया था। उसके बाद 1890s में हमारे बाल गंगाधर तिलक पिक्चर में आए, जिन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट किया। इसमें ये वायलेंट एक्टिविटीज़ भी किया करते थे, प्लस हिंदू धर्म की जो प्रमोशन है उसे भी किया करते थे, प्रमोटिंग हिंदुइज्म। और आम नागरिकों को, जनरल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स का सहारा लिया करते थे। रिलीजियस फेस्टिवल्स इन फेयर्स लाइक गणपति विसर्जन एंड शिवाजी फेस्टिवल्स। और मैंने पहले भी बताया था कि इनके 2 पब्लिकेशंस थे, एक थे केसरी, एक था महारथा या मराठा। केसरी कौन सी लैंग्वेज में थी और मराठा किस लैंग्वेज में थी, ये आपको याद रखना है। ये केसरी मराठी में थी और महारथा इंग्लिश में थी। और ये दोनों ही न्यूज़पेपर्स 1881 में शुरू किए थे। और जैसे मैंने बताया था कि 1908 में एक आर्टिकल की छपने की वजह से बाल गंगाधर तिलक को जेल जाना पड़ा था। 1908 का केसरी में लिखे जाने वाला एक आर्टिकल। और ये आर्टिकल किसके ऊपर बेस्ड था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के ऊपर। ठीक है। इनके बाद इनके 2 डिसाइपल्स थे, फॉलोअर्स, जिनका नाम था चापेकर, जिन्हें हम चापेकर ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। इनका नाम था दामोदर और दूसरे का नाम था बाल कृष्णा। इन्होंने
1897 में प्लेग कमीशन के ये चेयरमैन थे, जो कि पूना में हुआ था। द कमिश्नर ऑफ प्लेग कमीशन हेल्ड एट पूना, जिनका नाम था मिस्टर रैंड। इन्होंने 1897 में इनका मर्डर किया था, प्लस एक और थे लेफ्टिनेंट एहर्स्ट, इनका भी इन्होंने मर्डर किया था, जिसकी वजह से इन्हें विदाउट ट्रायल डिपोर्ट कर दिया गया था। इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट सेशन में लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था, तो उन पॉलिसीज़ में हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो चापिकर ब्रदर्स हैं उन्हें विदाउट ट्रायल डिपोर्ट कर दिया गया था 1897 में। इसके बाद बात आती है वीर सावरकर की। वीर सावरकर और उनके भाई सीक्रेट सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज करने लगे महाराष्ट्र में। ये कौन से ईयर की बात है? 1899 की। इसका नाम था मित्र मेला। 1904 में इसी सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम है मित्र मेला, इसे मर्ज कर दिया गया अभिनव भारत के साथ। अभिनव भारत, ये अभिनव भारत इटली में होने वाले एक रेवोल्यूशनरी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका नाम था यंग इटली, उसके नक्शे कदमों पर बनाया गया था बाय मजीनी। इसके मेन सेंटर्स बने नासिक, पूना एंड बॉम्बे। जहां पर बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग का काम होने लगा था। अब 1909 में क्या हुआ? 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन का मर्डर हो गया। ही वॉज किल्ड। कब? 1909 में। जो कि अभिनव भारत के एक मेंबर आनंद लक्ष्मण कन्हारे ने किया था। इसकी वजह से अभिनव भारत के 38 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इस टाइम वीर सावरकर अपने भाइयों के साथ लंदन में थे, जहां से इन्हें इसी केस के सिलसिले में डिपोर्ट करके वापस इंडिया लाया गया। क्योंकि इन 38 लोगों को पूछताछ करके ये पता चला कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं और जो मेन स्पिरिट है या मेन इंस्टिगेटर हैं अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, वो हैं वीर सावरकर और उनके 2 भाई। इसलिए इन्हें इंडिया लाया गया और इन्हें जेल हुई, प्लस जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी उसे सीज कर लिया गया। अब इतनी सी बात थी महाराष्ट्र की। अब हम आ जाते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी, क्यों हो रही थी और मेन लीडर्स कौन कौन थे? सबसे पहले तो बात ये आती है कि पंजाब में क्या इश्यूज़ थे। पंजाब में मेन रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के बढ़ने की जो वजह थी वो थी फेमीन्स, नंबर 1। सेकंड था लैंड रेवेन्यू इंक्रीज।
इरिगेशन टैक्स, बिगाड़ सिस्टम बाय जमींदार्स, और they were highly influenced by the events that were taking place in Bengal. अब यहाँ पर दो लीडर्स निकल के आए। एक तो थे नन अदर देन लाला लाजपत राय, और दूसरे थे अजीत सिंह। अजीत सिंह, इफ यू रिमेंबर, अंकल ऑफ भगत सिंह। इन दोनों ने एक्सट्रीमिज्म, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म की जो पॉलिसी थी उसे अपनाया। और एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम था, ऑर्गेनाइजेशन या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जिसका नाम था अंजुमने मोहिब्बिने वतन। अंजुमने मोहिब्बिने वतन। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर बनी? लाहौर में। इन दोनों ने इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक जर्नल भी पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था भारत माता। भारत माता। एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द पंजाबी। अगर हम यहाँ पर अजीत सिंह जी के बारे में बात करें, अजीत सिंह रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बनने से पहले एक सोशल वर्कर के रूप में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे थे। अजीत सिंह और उनके एसोसिएट्स टाइम एंड अगेन फेमीन्स के लिए काम कर रहे थे। वो रेवेन्यू के जो नॉन पेमेंट्स थे उसके लिए अर्ज करते थे, अर्ज्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, वाटर रेट्स among Chenab colonist and Badi Dwab peasants. इनके बाकी लीडर्स का नाम था आगा हैदर, सईद हैदर रज़ा। इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात किया था तो हमने पढ़ा था कि बंगाल से बाहर कुछ हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बंगाल से बाहर इस मूवमेंट को प्रमोट करने गए थे, जिसमें सईद हैदर रज़ा ने दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट को प्रोपोगेट किया था। भाई परमानंद is a very prominent name among Gadarites. And radical Urdu poet लालचंद। इनका पेन नेम था, पेन नेम मतलब
जो पोएट होते हैं उनका एक पेन नेम होता है जिससे वो लिखते हैं, वो था फलक। मई 1907 में पुलिस ने रिप्रेशन किया और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके जितने भी मूवमेंट्स और एक्शन प्लान्स थे वो सब ठप हो गए। पुलिस रिप्रेशन, पॉलिटिकल मीटिंग्स पर बैन लग गया, और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया विदाउट ट्रायल। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये भी पढ़ा है कर्जन की ही रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ में। लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड टू बर्मा। और भी कोई बर्मा के लिए डिपोर्ट हुए थे मैंडले जेल के लिए। इट वॉज बाल गंगाधर तिलक ओनली इन 1908। इसके बाद अजीत सिंह एक फुल टाइम रेवोल्यूशनरी बन के उभरे एंड हिज एसोसिएट्स। सच एज सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद फलक, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सब बन गए फुल टाइम रेवोल्यूशनरीज। अब इसके बाद टाइम आया वर्ल्ड वॉर 1 का। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर लाला लाजपत राय यूएस में थे। पहले वो ब्रिटेन गए, फिर वो यूएस गए। जब यहाँ उन्हें बर्मा जेल भेजा गया था तो एविडेंसेस ना मिलने के वजह से लाला लाजपत राय जी को छोड़ दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर हमने एक नाम पढ़ा था, राश बिहारी बोस। आई होप यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन राश बिहारी बोस एंड राश बिहारी घोष। राश बिहारी घोष कौन थे? हमारे INC के सूरत सेशन 1907 के प्रेसिडेंट। ही वॉज अ मॉडरेट प्रेसिडेंट ऑफ INC सेशन, ठीक है। और राश बिहारी बोस कौन है? हमारे एक रेवोल्यूशनरी है। हमने बंगाल के लेक्चर में बंगाल की जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पढ़ी थी तो हमने राश बिहारी बोस का जो जिक्र है वो 3 चीज़ों में किया था। सबसे पहले इन्होंने बंगाल में सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया अलॉन्ग विद सचिन सान्याल। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए बंगाल से बाहर गए। कहाँ? दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि उत्तर प्रदेश आज का, प्रोविंसेस एंड पंजाब, एक यहाँ पढ़ा। दूसरा हमने 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ा था। जिसमें इन्होंने लॉर्ड हार्डिंगे पे सचिन सान्याल के साथ मिलके अटैक प्लान किया था, बॉम्ब प्लांट किया, बट ही वॉज नॉट किल्ड बट इंजर्ड। इस केस के सिलसिले में सचिन सान्याल पकड़े गए थे, उन्हें फांसी हो गई, बट रास बिहारी बोस एस्केप्ड इनटू डिस्क्वीज। अब यहाँ पर रास बिहारी बोस वापस आते हैं और गदर रेवोल्यूशन में अजीत सिंह और उनके एसोसिएट्स की मदद करते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, रास बिहारी बोस was involved as one of the leading figures of
गदर रेवोल्यूशन। कब की बात हो रही है ये? वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था उस समय की। इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पर ये पंजाब में हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने बाघा जतिन के बारे में भी जिक्र किया था। बाघा जतिन जो कि वेस्टर्न अनुशीलन समिति के एक प्रोमिनेंट लीडर बन के उभरे थे। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनेशन की प्रोक्योरमेंट का काम करना शुरू किया था। इन्होंने क्या किया कि अब्रॉड में बैठे जितने रेवोल्यूशनरीज हैं, सिंपथिस्ट हैं, सिंपथाइजर्स हैं या सपोर्टर्स हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के, उन सबके साथ मिलके जर्मनी जो कि उस समय ब्रिटिश का दुश्मन है, उससे हथियार सप्लाई करने के या इंपोर्ट करने का काम उसने शुरू किया था। उस समय बाघा जतिन ने रास बिहारी बोस को कांटेक्ट करके उन्हें नॉर्थ इंडिया में जो इंसरेक्शंस हैं यानी कि रिवोल्ट हैं, वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम दिया था। ठीक है। और साथ में ही जर्मन आर्म्स एंड अपराइजिंग्स करके इन्होंने एक आर्मी रिवोल्ट, एक आर्मी अपराइजिंग प्लान किया था। और साथ में जो फोर्ट विलियम है जो कलकत्ता में है, उसे सीज करने का प्लान किया था। बट किसी इन्फॉर्मर ने ये इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश को दे दी और लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने सितंबर 1915 में बाघा जतिन को एक काउंटर अटैक में मार दिया। बाघा जतिन उस टाइम बालासुर कोस्ट जो कि उड़ीसा में है, उस समय जर्मन हथियारों का एक कंसाइनमेंट डिलीवरी की वेट कर रहे थे। सो रास बिहारी बोस, he was involved in Bengal revolutionary terrorism and now he was in Punjab during World War 1 for the formation and development of Gadar revolution. लेकिन जब बाघा जतिन मर गए, उन्हें he was shot dead, उस समय रास बिहारी बोस escaped to जापान इन ईयर 1915। अब बाद में ये INA जो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी के एक मेंबर बन के वापस आने वाले। अब इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट लाला लाजपत राय। अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अबाउट बाघा जतिन, आप लिख सकते हो उस डेटा के बेसिस पे। आपको रास बिहारी बोस के बारे में लिखने को आता है तो 4 नंबर का डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एमिनेंट पर्सनालिटी, आपका अगर आप सिलेबस देखते हो तो हिस्ट्री में जहाँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, वहाँ पर उसकी नेक्स्ट लाइन में आपके सिलेबस में लिखा है एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हु हैव मेड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फ्रीडम स्ट्रगल। सो यहाँ पर आज हम लाला लाजपत राय के बारे में कुछ प्री के और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो मेंस के पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। लाला लाजपत राय एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर बनकर आए थे INC के एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ। इन्होंने 1886 में महात्मा हंसराज के साथ मिलकर लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट में मदद किया था। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स डेवलप किए, इस्टेब्लिश किए, बट दिस वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल। जब आप आर्य समाज के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पर हम 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। जब आर्य समाज डिवाइड हो गया था तो एक ग्रुप ने DAV स्कूल्स बनाए थे और दूसरे ने गुरुकुल्स। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने लाहौर में ही
आर्य समाज लाहौर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक जो ब्रांच थी उसे इस्टेब्लिश किया था. फाउंडेड आर्य समाज लाहौर. ये आर्य समाज से जुड़कर एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बने. रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, हमने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के टाइम पर दो नाम पढ़े थे, एक था रिफॉर्मर और एक था रिवाइवल. सो आई होप यू रिमेंबर, वहाँ से आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं. जब ये डिपोर्ट किया गया इन्हें 1907 में बर्मा के लिए, एविडेंसेस ना होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया. वहाँ से ये ब्रिटेन चले गए एंड देन फाइनली ही लैंडेड अप इन यूएस आफ्टर सम टाइम. यूएसए में इन्होंने होम रूल मूवमेंट, सॉरी दिस इज नॉट मूवमेंट, दिस इज होम रूल लीग, होम रूल लीग इन अमेरिका ऑर्गेनाइज किया. कहाँ पर? न्यूयॉर्क में. इन अक्टूबर 1917. वापस आने के बाद इन्होंने आईएनसी का जो 1920 का एक स्पेशल सेशन था, स्पेशल सेशन. वाई एम आई मैंशनिंग स्पेशल सेशन? क्योंकि नॉर्मली आईएनसी के जितने भी सेशंस होते थे वो दिसंबर में किए जाते थे, जिन्हें हम एनुअल सेशन कहते हैं. लेकिन 1920 में क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाना था, तो ये स्पेशल मूवमेंट कैलकाटा में रखा गया था 1920 में सितंबर में, जिसके प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय. और इस सेशन की खास बात क्या थी कि यहाँ पर रेजोल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड. इसके बाद यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देती हूँ कि जो दिसंबर का जो एनुअल सेशन था 1920 का, वो नागपुर में हुआ था. दैट वाज प्रेसाइडेड बाय विजय राघवाचार्य. इसके बाद जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया, 1928, 30 अक्टूबर 1928 को ये कमीशन इट विजिटेड लाहौर. वहाँ पर लाला लाजपत राय एक नॉन वायलेंट मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे थे. He was leading a non-violent march against Simon Commission along with this famous slogan, "Go back, Simon." लेकिन वहाँ के सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने, जिनका नाम था जेम्स स्कॉट, उन्होंने लाठी चार्ज के ऑर्डर्स दे दिए, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया. इन्होंने इस बीच में जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था और जो हंटर कमीशन वगैरह चला, उसके प्रति भी, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था. और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर चुने गए थे. यहाँ पर जब ये कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने एक फेमस कोट यहाँ पर कहा था, आई डिक्लेयर दैट द ब्लोज स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल्स in the coffin of British
रूल इन इंडिया। इसके अलावा इन्होंने ही फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, casteism and other social evils of the society of that time. Died on November 17th, 1928. इन्होंने 1897 में एक हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट। ही वॉज अ ट्रू हिंदुइस्ट। ये एक ट्रू ब्लू रिवाइवल हिंदू थे और ऑर्फन बच्चों को, अनाथ बच्चों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए। उस समय पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी था, उसके इन्फ्लुएंसर्स, उसका जो प्रोपेगेंडा था वो काफ़ी बढ़ चढ़ के चल रहा था। तो अनाथ बच्चों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने से बचाने के लिए उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था, हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट। अब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के द्वारा किए गए पब्लिकेशंस की, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ बुक्स हैं और जर्नल्स हैं। एक जर्नल का मैंने आपको नाम बताया था जिसका नाम है भारत माता, जो उनकी अजीत सिंह के साथ उन्होंने जो अंजुमन मोहसिन ए वतन जो शुरू किया था उसका एक जर्नल था, प्लस एक न्यूज़पेपर द पंजाबी। इनका एक और न्यूज़पेपर है जिसका नाम था द प्यूपल। इसके अलावा लाहौर में जो आर्य गज़ट छपता था, आर्य गज़ट लाहौर, ये उसके फाउंडर एडिटर भी रहे। उसके अलावा इनकी काफ़ी बुक्स छपी हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन इन ईयर 1908, और ये डिपोर्ट कब हुए? 1907 में बर्मा के लिए। आर्य समाज, ये भी इनकी एक बुक है, आर्य समाज 1915 में छपी है। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ हिंदूज इम्प्रेशन, उन्नीस सौ 16। द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एडुकेशन इन इंडिया, 1920। Another one, Unhappy India, 1928. Then England's debt to India, 1917। फिर फाइनली इनकी एक और बुक है जिसका नाम है यंग इंडिया। ये 1916 में न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि ये बुक है, दिस इज़ अ बुक रिटन बाय लाला लाजपत राय, और एक न्यूज़पेपर भी है, दिस अ न्यूज़पेपर यंग इंडिया, दैट वाज फाउंडेड बाय नन अदर देन महात्मा गांधी। इसके अलावा इन्होंने बायोग्राफीज भी लिखी हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। बायोग्राफीज ऑफ मज़नी, गैरिबल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा,
ये ऑटोबायोग्राफीज़ भी इन्होंने लिखी हैं और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के नाम से। आपको यहाँ पर इसका ध्यान रखना है क्योंकि दिस इज़ अ बुक published in 1916 at New York by Lala Lajpat Rai, and there's a newspaper published by Mahatma Gandhi by the name of Young India. That's all. इसके अलावा एक दो मैं और प्री के पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि जब हमने कैलकटा सेशन के बारे में बात किया है, कैलकटा सेशन 1920 INC का जो कैलकटा स्पेशल सेशन है, यहाँ पर महात्मा गांधी ने जब इस सेशन को ऑर्गेनाइज करवाया इन सितंबर 1920 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय, तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो स्वराज 1 साल के अंदर अंदर हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो इनके बारे में कि लाला लाजपत राय जी ने एक NGO भी खोला है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। इट्स अ NGO बेस्ड इन लाहौर, opened by Lala Lajpat Rai in year 1921. Why have I mentioned this name? क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से GK गोखले की एक 1905 की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने लंदन में शुरू किया था। सो दिस पॉइंट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है जी। एंड देन लास्टली मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट भी मेंशन किया है कि ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म, और इन्होंने हिंदू महासभा के जो काम थे, की जो एक्टिविटीज़ थी, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से इन्हें INC में काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था। तो अगर आपको मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें हिंदू नेशनलिस्ट क्यों कहा गया, तिलक के बारे में हमने बात की थी, हमने औरोबिंदो घोष के बारे में बात की, और जो थर्ड नेम है हमारे लाला लाजपत राय, उनके बारे में आप कि वो हिंदू महासभा के का एक अच्छे खासे फॉलोअर थे, आर्य समाजिस्ट थे। उन्होंने कन्वर्जन से बचाने के लिए बच्चों के लिए एक मूवमेंट शुरू किया था। उन्होंने बुक्स लिखी हिंदुइज्म के ऊपर, जैसे आर्य समाज है या फिर द USA फ्रॉम अ हिंदूज इम्प्रेशन, ये ऐसा कुछ लिखा। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि क्यों इन्हें हिंदू नेशनलिस्ट कहा गया। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं जो मुझे प्री के लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे हमने स्लोगन के बारे में या हमने इनके द्वारा दी गई एक कोट के बारे में बात किया था, तो मैंने यहाँ पर 2-3 और कोट्स लिखे हैं, जैसे कि क्विट इंडिया जो स्लोगन है, क्विट इंडिया एंड गो बैक साइमन, ये स्लोगन किसने दिया? दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय यूसुफ मेहरौली। ये मुंबई बेस्ड गांधी जी के एक एसोसिएट थे। ही वॉज अ वेरी लेस नोन फ्रीडम फाइटर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो स्लोगन था क्विट इंडिया या गो बैक साइमन स्लोगन किसने दिया था? यूसुफ मेहरौली ने। इसके अलावा डू और डाई ये स्लोगन किसने दिया है? वी ऑल नो बाय नन अदर देन महात्मा गांधी। एंड देन लास्टली पूर्ण स्वराज, ये स्लोगन किसने दिया था? पूर्ण स्वराज 1930 के सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उसके अलावा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आराम हराम है, ये भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया है। So that's all for today. Thank you so much.